नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई और इस बैठक में तमाम रणनीति बनाई गई और 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए कैसे काम करना है और कैसे दलों को एक साथ जुटकर मोदी को हराना है, इस बात पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उस गठबंधन की बैठक से निकल कर आई वो ये कि ममता बनर्जी ने कुछ प्रस्ताव रखे। अब क्या प्रस्ताव उनके द्वारा रखा गया है, इस पर आगे चर्चा करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी जो रणनीति मोदी को हराने के लिए बनाई गई, जो प्लान इंडिया गठबंधन ने बनाया, अब उस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से मोदी को वाराणसी से हराने के लिए इंडिया गठबंधन ने प्लान तैयार कर लिया है और क्या क्या बन रहे हैं समीकरण, इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की हालत जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक तरफ सांसदों को लगातार निलंबित किया जा रहा है और इससे यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो डरी हुई है, क्योंकि 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुनकर तो आ गए हैं, लेकिन जनता के बीच जो पकड़ उनकी थी वो कमजोर होती जा रही है। इंडिया गठबंधन लगातार लड़ाई लड़ रहा है। सड़क पर जो दल के नेता हैं वो उतर चुके हैं। खुद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है और उसका असर देखने को भी मिला है। दक्षिण भारत में पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया हो गया है, लेकिन उत्तर भारत में किस तरीके से अब मोदी को और बीजेपी को चुनौती देनी है, इसकी रणनीति लगातार बनाई जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। वहां पर किस तरीके से प्लानिंग के तहत इंडिया गठबंधन मोदी को हराने जा रहा है, इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि खबर यह आ रही है कि प्रियंका गांधी जो हैं वो मोदी को सीधे चुनौती देने जा रही हैं और ममता बनर्जी ने एक बड़ा प्रस्ताव जो है वो रखा है। क्या कुछ है पूरी खबर और किस तरीके से समीकरण बन रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की हुई है और वहां पर खड़गे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया ममता बनर्जी के तरफ से, और इसके साथ ही एक बड़ा प्रस्ताव उनके तरफ से एक और रखा गया जिसकी चर्चाएं चल रही हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरीके की रणनीति जो है वो मोदी को वाराणसी से हराने के लिए बनाई जा रही है? देखिए, असल में मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन इस रणनीति में काम कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ केवल देश भर में ही एक गठबंधन जरूरी नहीं है, बल्कि उनको उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से वो जीत करके आते हैं वहाँ भी उनको घेरा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोकसभा का चुनाव भी जो है हार जाए एक तरीके से। इस पे जो है मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन अब जो है सोच रहा है, इस पर काम कर रहा है। इसी के तहत जो है वो इस तरीके की रणनीति अब तैयार की जा रही है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से घेरा जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश तो महत्वपूर्ण है ही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समय वाराणसी से लड़ने का निर्णय लिया था तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश या वाराणसी को ध्यान में रख करके नहीं लिया था, बल्कि उसके जरिए ये प्लानिंग थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जो है वो बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ेंगे तो उसके जरिए साधा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उसमें उनको थोड़ी अच्छी जो थी वो सफलता भी मिली थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। मुझे लगता है कि अब इसी रणनीति पर इंडिया काम करना चाहता है कि वाराणसी के जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर करके यूपी और बिहार दोनों जगह ये संदेश दिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी ही सीट पे फंसे हुए हैं तो बाकी देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या काम कर पाएंगे। हालांकि वो एक अलग विषय हो सकता है कि किस तरीके से मोदी जी जो है लगातार फेल होते गए हैं विधानसभा के चुनाव में और किस तरीके से उनकी गारंटियाँ नहीं चली हैं, उनके नाम पर वोट किस तरीके से नहीं मिले हैं, उसकी एक लंबी समीक्षा हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी एक प्रचार करती है कि साहब उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है, उनके पास एक वोट दिलाने की मशीन है और उसका नाम नरेंद्र मोदी है, तो उस मशीन को ही जो है वो बनारस में ही फेल कर दिया जाए, इस पे इंडिया गठबंधन जो है वो काम कर रहा है और इसी के मद्देनजर जो है वो ममता बनर्जी के प्रस्ताव आए हैं। चलिए जी बिल्कुल अमलेंदु जी, ममता बनर्जी ने प्रस्ताव जो है वो रखा है, खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसके साथ ही प्रियंका गांधी को यह सलाह उनके तरफ से दी गई है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दीजिए और आप वाराणसी से चुनाव लड़िए। इससे पहले संजय राउत भी इस तरह का बयान दे चुके हैं, लेकिन सबसे
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं तो क्या कुछ समीकरण बनता है और किस तरीके से सीधी टक्कर जो सीधे तौर पर वो पीएम मोदी को दी जाएगी। जीत होगी हार होगी वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर वो वहां से चुनाव लड़ती हैं वो तो जनता तय करेगी, लेकिन जो समीकरण बन रहा है और एक तरीके से जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस है कि कोई भी बड़ा नेता जो है वो कहीं ना कहीं मोदी को टक्कर देने के लिए उनके लोकसभा सीट पर नहीं आएगा, एक तरीके से जो मोराल है वो किस तरीके से बूस्ट होगा कांग्रेस पार्टी का अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं। देखिए, एक तो ये है कि थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहूँगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था माधवराव सिंधिया जी ने, तो आखिरी टाइम पे कांग्रेस ने उनको हेलीकॉप्टर से उतार दिया था और जाकर के उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। मुझे लगता है कि उसी रणनीति में काम करते हुए अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मजबूत प्रत्याशी उतारने की बात चल रही है और इसके जरिए जो है वो पूरे देश भर में खपा बनाने की बात की जाएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी क्या हुआ था, अजय राय अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल वहां जाकर के कूदे तो चुनाव जो था पूरा वो केजरीवाल बनाम मोदी बन गया और उसमें अजय राय को हार का सामना करना पड़ा और पूरा चुनाव जो था वो केजरीवाल की तरफ केंद्रित हो गया। केजरीवाल को हारना था चूंकि केजरीवाल का नाम वहाँ कहीं काम था, ना उसके पहले कभी गए थे केजरीवाल ना उसके बाद कभी गए, लेकिन चूंकि मीडिया में सुर्खियाँ बटोरनी थी और मुझे लगता है कि उसके जरिए नरेंद्र मोदी को ही था उससे लाभ मिला, बल्कि केजरीवाल को लाभ उससे नहीं मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी को लाभ मिला और मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो मोदी के खिलाफ जो एक हवा बननी थी उसमें नुकसान हुआ। तो खैर वो अतीत की बातें हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर प्रियंका गांधी का जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि शायद ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा है कि प्रियंका गांधी जो है वो बनारस से लड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दें जी, अगर ऐसा होता भी है और कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है या इंडिया गठबंधन जो इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, ममता बनर्जी का जो कथित प्रस्ताव है, पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक यही है कि ममता बनर्जी ने इस तरीके का प्रस्ताव रखा है। तो इस प्रस्ताव के जरिए जो है मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी में ओज है, प्रियंका गांधी की वाणी जो है वो काफ़ी तेज़ है, प्रियंका गांधी बहुत नपे तुले शब्दों में प्रहार करती हैं, उनका जो कंटेंट होता है बोलने का उसमें दम होता है, सारी चीज़ें हैं। बिलो द बेल्ट प्रियंका गांधी वार नहीं करती हैं, बहुत खूबसूरती के साथ प्रहार करती हैं, ये सारी चीज़ें प्रियंका गांधी के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी में जनता से कनेक्ट करने की ताकत है, लोग उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है हर तरीके से ये प्रयास कर रहा है कि तमाम बड़े चेहरे जो हैं उनको किस तरीके से चुनाव मैदान में उतारा जाए और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनको उनके घरों में ही जो है वो घेर दिया जाए। जी बिल्कुल। तो इस रणनीति पे काम कर रहे हैं, इसी के तहत जो मुझे लगता है कि इस तरीके का प्रस्ताव लाया गया और अगर इस तरीके की चीज़ होती है आगे चल करके तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी में एक बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। आंचल जी अमलेंदु जी, अभी तक प्रियंका गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, कोई भी बयान जो है वो एक तरीके से जो ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा इतिहास पर जैसे कि आपने भी कहा कि नजर डालते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को किस तरीके से सिंधिया ने हराया था। तो इसी के साथ अगर हम देखें वाराणसी लोकसभा जो सीट है वहां पर क्या कुछ समीकरण जो है वो बन रहा है। अगर हम 2014 की बात करें तो जैसा कि आपने ये बताया कि अरविंद केजरीवाल पूरी लड़ाई में कूद पड़ते हैं और अजय रॉय जो है वो पीछे आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है उन्हें 2 लाख वोट जो है समथिंग मिल जाते हैं, अजय रॉय को 75,000 वोट मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से गुम हो जाते हैं क्योंकि लड़ाई जो है वो केजरीवाल और वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हो जाती है। और उस वक्त अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके से बड़े बड़े वादे और जो भी उस वक्त का माहौल था वो एक अरविंद केजरीवाल को टीवी और मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा था, तो एक माहौल बना था और उस वजह से उतनी सीटें उतना वोट जो है उन्हें मिल गया। लेकिन अब अगर देखा जाए 2014-2019 के बीच में जो अंतर आया, अजय रॉय को उस वक्त भले ही 75,000 वोट मिले हों लेकिन 2019 में उन्हें 1,52,000 वोट जो है उससे ज्यादा वोट जो है उन्हें मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, कांग्रेस पार्टी जो अगर देखा जाए तो वाराणसी सीट से काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी वहां पर रही है। 1952 से 62 तक बात करें तो कांग्रेस पार्टी का ही राज रहा है। बीच में भी 2004 की अगर हम बात करें मुरली मनोहर जोशी से पहले तो उस वक्त भी राजेश
राजेश कुमार मिश्रा ही इस सीट पर थे, कांग्रेस पार्टी के पास ये सीट थी। ऐसे में अगर ये प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस का ऐसा है नहीं कि वहां पर वोटर नहीं है, यहां तक ये गठबंधन बन चुका है। तो इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो हैं वो सब मिलकर अगर वहां पर चुनाव लड़ रही हैं तो एक अच्छी टक्कर जो है वो प्रियंका गांधी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकती हैं, क्योंकि 1,52,000 जो वोट हैं वो अजय रॉय को मिले थे और सपा की जो कैंडिडेट थी उनको भी 2 लाख समथिंग वोट जो है वो मिले थे। ये दोनों वोट जो हैं वो कहीं ना कहीं इकट्ठा नजर आएंगे और बाकी और भी जो पार्टियां वहां पर रही हैं उन सबका वोट जो है वो मिल सकता है कांग्रेस को, क्योंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ, बाकी जो पार्टियां जिस तरीके से खड़ी हो रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी किस तरीके से जो कुछ भी सदन में चल रहा है, जो भी लोकतंत्र को लेकर देखा जा रहा है कि किस तरीके से काम जो है वो बीजेपी सरकार कर रही है, उसको देखते हुए उनमें भी आक्रोश है और जनता में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है। तो वहां पर एक बड़ा मुकाबला जो है वो हो सकता है। अमलेंदु जी, ये बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं, क्योंकि अगर आप जातीय समीकरण की बात करें तो वो भी अगर वोटर जो है उनकी बात कर लें तो कुल वोटर जो है वो 16 लाख है और इसमें पुरुष जो है वो 9 लाख और महिला जो है वो 7 लाख है। मुस्लिम की बात करें तो 3.5 लाख से ज्यादा जो है वो मुस्लिम है, यादव जो है वो भी 2.5 लाख से ज्यादा है और कुर्मी 2 लाख से ज्यादा है। ऐसे में क्या समीकरण बन रहा है? देखिए, समीकरणों की अगर बात की जाए तो समीकरणों की भी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में वहाँ चीज़ें बन सकती हैं अच्छे तरीके से, चूँकि जिस तरीके से काशी का विकास के नाम पे विनाश किया गया है वो चीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा अंदर तक चुभ रही है, स्थानीय लोगों को। और जो आपने 2019 की बात की थी लोकसभा चुनाव की, तो देखिए वो 2019 का लोकसभा चुनाव जो था वो किन परिस्थितियों में लड़ा गया और किस तरीके से उस समय पुलवामा के नाम पे जो था नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे थे। तो जब कथित राष्ट्रवाद की लहर पूरे देश के अंदर थी तो ऐसे में बनारस भी लगता है उससे अछूता नहीं था। उसके बावजूद अगर बढ़ता है वोट अजय राय का कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में और लगभग दुगना हो जाता है 2014 के मुकाबले, तो इसका मतलब कि अजय राय की वहाँ कुछ ना कुछ पकड़ है, मतलब उनकी खुद की और कांग्रेस की भी। देखिए, वहाँ कमलापत त्रिपाठी बड़े नेता कांग्रेस के रहे और उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी बड़े नेता जो थे वो कांग्रेस के समझे जाते थे और कहा जाता है कि बनारस के विकास में काफ़ी उनका प्रभाव था कमलापत त्रिपाठी का। तो कमलापत त्रिपाठी की कर्मभूमि जो है वो बनारस है और बड़े नेताओं में शुमार होते थे पंडित कमलापत त्रिपाठी। तो कांग्रेस का वहाँ पहले से ही आधार है, मतलब ऐसा नहीं है वहाँ से नहीं। राजेश मिश्रा का आपने नाम लिया, वो BHU के छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे, छात्र नेता भी रहे हैं राजेश मिश्रा, अच्छे छात्र नेताओं में उनकी गिनती जो है वो होती थी। तो कुल मिलाकर के वहाँ स्थिति ठीक है। अजय राय भी जो है वहीं की जो पिंजरा सीट है वहाँ से विधायक रहे हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हुआ करते थे कॉमरेड उदल, वो 8 या 9 बार विधायक रहे थे, उनको हरा करके अजय राय थे बने थे। तो मतलब असर है वहाँ। अब अजय राय को जितना वोट मिला था, जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी को इससे तो कहीं ज़्यादा स्थिति आज भी अगर हो सकती है, अजय राय ही भी अगर लड़ते हैं तब भी उनकी स्थिति ज़्यादा हो सकती है। दूसरी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी, अब गठबंधन है। गठबंधन के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गठबंधन में JDU भी शामिल है, बिहार से लगता है बनारस, तो JDU का भी असर यहाँ पे पड़ेगा। तो जो नीतीश कुमार के सजातीय मतदाता हैं उनका भी असर होगा और चर्चाएं तो चल रही हैं कि शायद नीतीश कुमार को भी जो है उत्तर प्रदेश की किसी सीट संभावना जताई जा रही है, शायद फूलपुर से उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये सब मिलाकर के मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी कुछ वहाँ घेरने की कोशिश इंडिया गठबंधन करेगा और उसमें प्रियंका गांधी जो है एक बड़ा चेहरा है और प्रियंका गांधी अगर लड़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश का ध्यान जो है फिर बनारस की तरफ खिंच जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूर होंगे कि पूरे देश का चुनाव छोड़ करके वो पहले आकर के अपना चुनाव संभालें। बिल्कुल। तो ये परिस्थितियां बन सकती हैं। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि ये रणनीति अच्छी हो सकती है। अब इससे कितना फायदा कितना नुकसान किसको होगा, लेकिन वाराणसी जो है वो केंद्र में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके घर में घेरने की जो रणनीति है उस पर जो है वो काम होता हुआ दिखाई देगा। जी अमलेंदु जी, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं अपनी सीट को बचाने के लिए, जैसे आपने कहा कि देश के चुनाव से नजर हटाकर वहां पर उन्हें केंद्रित करना पड़ेगा। और ये जो बड़ी टक्कर अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं तो वो टक्कर जो है वो कांग्रेस वहां पर दे सकती है, क्योंकि आपने कहा कि नीतीश कुमार का दौरा भी वहां पर होने वाला था और कहीं ना कहीं इसीलिए ये समीकरण बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो वहां पर जो जातीय समीकरण है, मैंने पहले भी बताया, वहां पर मुस्लिम वोटर जो है वो 3.5 लाख से ज्यादा
है। अब ऐसे में ये माना जाता है कि जो मुस्लिम है वो बीजेपी को वोट नहीं करते, वो कांग्रेस के ही वोटर माने जाते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को अगर उन मुस्लिम जो भी वोटर हैं उनका वोट मिलता है तो 3.5 लाख से ज्यादा वोट तो कांग्रेस के पास इसी तरीके से आ जाएंगे। अगर उनका सारा का सारा, अगर मान लीजिए 3 लाख भी वोट मिलते हैं तो यहां पर यह समीकरण बन रहा है कि 3 लाख वोट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 लाख भी वोट अगर मुस्लिमों के मिलते हैं तब भी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनी हुई है। एक बड़ी टक्कर जो है वो मोदी को यहां पर मिल सकती है। इसके साथ ही अगर देखें यादव जो वोट बैंक वहां पर है, यादव जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा है। अब अखिलेश यादव और जो कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है सपा का, तो यहां पर यादव वोट बैंक जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कुर्मी जो 2 लाख से ज्यादा है और नीतीश कुमार भी इस गठबंधन में हो, और नीतीश कुमार जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं। लगातार उनकी जो रैलियां वहां पर होने वाली थी उन्हें रद्द किया जाता है, कहीं ना कहीं सभाओं को रद्द किया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि जो बीजेपी है वो डरी हुई है, बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अगर इन समीकरणों को साथ लेता है इंडिया गठबंधन, अगर इस पर बात बन जाती है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकसभा सीट है वो फंस सकती है, वहां पर उन्हें भारी टक्कर मिल सकती है। अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जो बनारस में ही घिर करके रह जाएंगे जी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रियंका गांधी की वाणी में ओज है और तेज है, दोनों बातें हैं। और प्रियंका गांधी जिस तरीके से हमले करती हैं वो बहुत चुटीले हमले प्रियंका गांधी के होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो देश के अंदर परिस्थितियां बन रही हैं उसमें रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त नाराजगी लोगों के अंदर देखी जा रही है। और लोकसभा का चुनाव इन मुद्दों के आसपास होगा। अब ये मुद्दे बनेंगे, रोजी रोटी रोजगार के मसले जो है, महंगाई जो है वो मुद्दा बनेगा। भाई आपने वायदा किया था मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कि आप 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। अब देश भर में सिलेंडर क्यों नहीं देंगे आप 450 का? अब वहाँ की जनता तो मांग कर ही रही है कि 450 का सिलेंडर आपने वायदा किया था वो दीजिए। लेकिन अब ये मांग पूरे देश में उठेगी कि 450 का सिलेंडर अगर दिया जा सकता है तो आप देश भर में क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों 1100 का 1200 का सिलेंडर पहुँच जाता है? क्यों हर महीने जो सिलेंडर पे दाम बढ़ जाते हैं? आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब घोषणा की कि साहब 200 रुपये कम किए जा रहे हैं सिलेंडर पे, तो उन्होंने कहा कि इससे बहनों के लिए जो है वो रसोई का बजट ठीक करने में सहायता मिलेगी। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से महिलाओं की रसोई का बजट गड़बड़ाता है। तो जब आप ये बात जानते हैं तो आपने फिर 400 रुपये का सिलेंडर 1200 का क्यों कर दिया? तो ये सवाल तो है ना। तो जनता सवाल पूछेगी कि भाई लगातार आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और किसके लिए महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं? फिर वही बात आती है कि जो सवाल लगातार कांग्रेस या राहुल गांधी लगातार उठाते रहे, इंडिया गठबंधन लगातार इस बात को उठा रहा है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है, कुछ खास पूंजीपतियों के लिए जो है इस तरीके से किया जा रहा है, रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ की बनारस की सीट पे घिर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदर की भी जो राजनीति है वो काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चर्चाएं हैं, पता नहीं कितनी सही हैं कितना गलत है, लेकिन जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके बीच और खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उनके बीच संबंध जो है वो अच्छे नहीं हैं और दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से कोई चोट पहुंचाने की कोशिशें करते हुए दिखाई देते हैं। सियासी चोट का मतलब मेरा यहाँ से कि राजनीतिक तौर पे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते हुए दिखाई देते हैं। तो जिस तरह की ये चीज़ें आ रही हैं तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ का सहयोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में मिलेगा? ये एक जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी और जो आकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले समय में क्या होगी इस पर भी काफ़ी कुछ जो है वो निर्भर करेगी सब मिला करके। लेकिन प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी और इस लड़ाई का असर जो है सिर्फ और सिर्फ बनारस पर नहीं पड़ेगा, इसके जरिए उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह जो है वो इंडिया गठबंधन को इसका फ़ायदा मिल सकता है। चूँकि प्रधानमंत्री तब 2 लोगों पे जो है मतलब 3 लोगों पे बहुत हमले करेंगे। खड़गे जी पे हमले करेंगे, राहुल गांधी पे हमले करेंगे, प्रियंका गांधी पे हमले करेंगे, नीतीश कुमार के ऊपर भी हमले करेंगे। तो जिस तरीके से मतलब एक तरीके से कहा जाए कि प्रधानमंत्री का जो आक्रमण का पॉइंट होगा वो कई जगह बट जाएगा और पूरे इंडिया गठबंधन का आक्रमण जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे होगा। तो ये एक जो कहा जाए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लेंथ है हमले करने की, उसको बिगाड़ने का काम जो है ये प्रियंका गांधी
को सामने ला करके जो इंडिया गठबंधन का दांव है ये कर सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने ही क्षेत्र में गड़बड़ा सकते हैं। तो इसलिए इसका असर जो है वो काफी कुछ पड़ सकता है आने वाले समय में, इस तरह की राजनीति देखने को मिल सकती है। फिर कहेंगे कि हम लोगों की कोई खबर नहीं है, ये अगर जो मीडिया में चर्चाएं हैं उसके आधार पर है, तो अगर इस तरह की चीजें हैं ये चर्चाएं सही भी हैं तब भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें काफी कुछ बढ़ जाएंगी, ऐसा समझा जा सकता है। जी अमलेंदु जी, हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ेंगी तो वो रायबरेली या फूलपुर की सीट से वो लड़ सकती हैं, ऐसी संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। लेकिन ऐसी खबर आई कि ममता बनर्जी जो है उन्होंने जो इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई दिल्ली में, उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, उन्होंने ये सलाह जो है वो कांग्रेस को दी, प्रियंका गांधी को दी कि आप वाराणसी से चुनाव लड़ें। संजय राउत भी इस बयान को पहले भी दोहरा चुके हैं, उनके तरफ से भी इसी तरीके का बयान आ चुका है। अब ऐसे में अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से उतरती हैं तो क्या कुछ समीकरण बने, वो हमने आपको बताया कि किस तरीके से टक्कर जो है वहां पर प्रियंका गांधी दे सकती हैं, और भले ही परिणाम कुछ भी हो लेकिन किस तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर सकता है। क्योंकि जो वहां पर वाराणसी की स्थिति परिस्थिति बन रही है, जैसा कि अमलेंदु जी आपने भी बताया कि वहां पर विकास के नाम पर जो कुछ भी किया गया है, वहां के स्थानीय लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, नाराज हैं, और ये नाराजगी हमने समय समय पर देखा है और तमाम मीडिया चैनलों ने भी ये दिखाया कि किस तरीके से वहां की जो जनता है वो ये मांग कर रही है कि ये किस प्रकार का हिंदुत्व है और ये किस प्रकार के हिंदू हैं जो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, जो पुरानी सदियों पुरानी मंदिरें हैं उन्हें तोड़ा गया था विकास के नाम पर। तो वो गुस्सा तो एक था ही, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, जो ये गठबंधन बनने के बाद समीकरण बन रहा है, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यादव वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, ये मिलकर किस तरीके से एक बड़ी टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के साथ अगर आ जाते हैं तो मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही महिला वोटर जो हैं यहां पर वो भी 7 लाख के करीब है अगर आप देखेंगे, और प्रियंका गांधी एक महिला है, लगातार वो महिलाओं के मुद्दों को उठाती आई है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जब भी महिलाओं के साथ अन्याय होता है, खासकर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। हर मुद्दे को लेकर वो आवाज उठाती है और किस तरीके से खुद भी वहां पहुंचकर और जो भी पीड़ित हैं उनके साथ किस तरीके से मिलना जुलना और जो भी दुख दर्द जो बांटने की कोशिश उनके तरफ से रहती है वो भी देखने को मिलेगा अगर महिला वोटर वहां पर प्रियंका गांधी को सपोर्ट करती हैं। अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है कि ये जो महिला वोटर हैं वो प्रियंका गांधी को समर्थन दे सकती हैं? क्योंकि खास तौर पर उत्तर प्रदेश का मुद्दा जो महिलाओं का है वो प्रियंका गांधी उठाती आई हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी प्रियंका गांधी ने दिया था। देखिए, आपको एक बात याद होगी कि वो कांग्रेस का हश्र चाहे कुछ भी हुआ हो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पिछले में, लेकिन वो प्रियंका गांधी का जो नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो लड़कियों की जुबान पर चढ़ के बोल रहा था जी। मतलब समाज के अंदर जो संदेश जाना था वो प्रियंका गांधी ने समाज के अंदर संदेश दिया, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। वो वोटों में तब्दील हुआ है और नहीं, वो एक अलग का मसला है कि वोटों में वो तब्दील नहीं हुआ, और उसमें कुछ गलतियां जो है कांग्रेस के संगठन की थी कि किस तरीके से टिकट वितरण सब हुए, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं कि गलत हुआ। लेकिन समाज के अंदर एक संदेश जो खासतौर से महिलाओं के अंदर एक संदेश जो है वो प्रियंका गांधी को लेकर के गया, और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता मतलब व्यक्तिगत उनकी लोकप्रियता जो वो काफ़ी बढ़ी। अब प्रियंका गांधी अगर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ ही अगर बनारस में उतरती हैं, मोदी जी के खिलाफ अगर लड़ने के लिए उतरती हैं, तो मोदी जी को यही सोचना पड़ जाएगा काफ़ी हद तक कि ये लड़की सामने आ गई है, इससे कैसे लड़ाया जाए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा संकट हो जाएगा। देखिए, संजय राउत का जो बयान था और उसके बाद जिस तरीके से सूचनाएं आ रही कि ममता बनर्जी ने भी इस बात की तस्दीक की कि भाई प्रियंका गांधी को जो है वहाँ से लड़ाया जाए, इसका मतलब एक चीज़ तो मतलब समझी जा सकती है कि इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं, मतलब जो कांग्रेस के नहीं है बाकी दल जो हैं, वो इस बात को चाहते हैं कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाए और नरेंद्र मोदी को वहीं बनारस में घेरा जाए। यानी ये एक इच्छा जो है इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की है। अब इसमें जनता कितना साथ देती है ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने जो कहा कि महिलाएं साथ क्या दे सकती हैं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे महिलाएं प्रियंका गांधी का साथ दे सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के सवालों को लेकर के चाहे वो कहीं भी हों, देश में कहीं भी हों, प्रियंका गांधी लगातार उन पर जो है वो सक्रिय रहती हैं। यहाँ तक कि जो गाज़ा में हमले हो रहे हैं इजराइल के,
वहाँ भी महिलाओं के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, बच्चों के साथ क्या बातें हो रही हैं, उसको लेकर भी प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हो। मुझे लगता है कि देश की वो अकेली ऐसी नेता हैं जो लगातार जो है वो गजा को लेकर के लगातार बातें कर रही हैं। यानी इसके पीछे कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि सीधे सीधे जो मुद्दों की पॉलिटिक्स है, महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के प्रियंका गांधी संबोधित कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रियंका गांधी महिलाओं के अंदर काम कर रही हैं और महिलाओं तक उनकी आवाज़ निश्चित तौर पे पहुंचेगी। और अगर महिलाएं बड़ी संख्या में प्रियंका गांधी के साथ जुड़ती हैं धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। बहुत से हथकंडे फिर भारतीय जनता पार्टी को अपनाने पड़ेंगे, जो उनके अपने तरीके हैं वो अपनाएंगे उस तरीके से। ऐसा नहीं कहा जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम मैदान छोड़ देंगे या क्या हो जाएगा, लेकिन प्रियंका गांधी जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगी और भारतीय जनता पार्टी का सारा ध्यान जो उत्तर प्रदेश में वो जो है बनारस पे जाकर के लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति एक इंडिया गठबंधन की हो सकती है कि नरेंद्र मोदी को बनारस में इस तरीके से घेर दो कि बाकी उत्तर प्रदेश में उन्हें जाने का अवसर ही नहीं मिले, पहले वो अपनी सीट बचाएं, बाकी जगह फिर जाकर उत्तर प्रदेश की बातें करें। और इसका असर क्या होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेता जो हैं वो जाकर के जुट जाएंगे बनारस में, पूरा मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश के जाके जुट जाएगा बनारस में। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको जो है डगमगाने का काम भी ये दांव जो है वो कर सकता है। तो इसीलिए जो है वो ये बातें चल रही हैं कि शायद प्रियंका गांधी बनारस से लड़ सकती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं। चलिए जी बिल्कुल अमलिंदु जी, यही जो है शायद रणनीति के तहत ये प्रस्ताव जो है वो रखा गया है, जैसा कि खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी भी हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी कुछ भी बयान इस पर नहीं दिया गया है। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है पूरे देश में, अगर आप देखें तो एक तरफ लोकतंत्र को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता भी इस बात को समझ रही है। जो लोग बीजेपी को वोट करते थे आज वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऐसी सरकार कैसे चलती है। थोक के भाव में आप सांसदों को निलंबित कर देते हैं, दूसरी तरफ जो हमारे देश की बेटियां हैं जो देश के लिए गोल्ड लेकर आती हैं, उन्हें किस तरीके से रोते हुए संन्यास लेना पड़ता है, उन्हें किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, और तमाम जो चीजें हैं वो जनता के सामने हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये समाज से ही आती हैं, उसी जनता के बीच से ये महिलाएं आती हैं, ये लड़कियां आती हैं जहां पर बीजेपी को वोट मांगने जाना है। आप बात करें हरियाणा की या उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश की भी महिलाएं देख रही हैं कि खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है। अगर वो अपने हक की बात करती हैं, वो जांच की मांग करती हैं, तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, किस तरीके से लाठीचार्ज होता है, उनको किस तरीके से रौंदा जाता है, ये भी महिलाएं देख रही हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कल को अगर उनके साथ कुछ होता है, अगर वो अपनी आवाज उठाती हैं, अगर वो न्याय की मांग करती हैं, न्याय के लिए गुहार लगाती हैं, तो उनके साथ भी यही होगा जो आज साक्षी मलिक के साथ हो रहा है, जो फोगाट बहनों के साथ हो रहा है। हालांकि एक बहन जो है उनकी बीजेपी में ही है और उन्होंने अपने बहन का भी साथ छोड़ दिया, ये भी हमने देखा। और ये है राजनीति, ये है बीजेपी की राजनीति, जहां पर आपको पार्टी को सबसे पहले रखना पड़ेगा। आपके लिए महिलाएं पहले नहीं आती, आपके लिए आपका परिवार जो है वो पहले नहीं आता है, आपके लिए देश की जनता पहले नहीं आती है। अमलिंदु जी आपने देखा है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि महिला वोटर जो है वो बहुत ही बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं। देखिए, जो आपने बात की मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के माननीय लोग बहुत आगे हैं। जो तमाम रिपोर्ट्स आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपराधिक मुकदमे जो भारतीय जनता पार्टी के माननीयों के ऊपर ही हैं। माननीयों को लेकर के जब आती है महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात लेकर के आती है, वो चाहे स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर आरोप रहे हों, चाहे वो कुलदीप सेंगर के ऊपर आरोप रहे हों, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप रहे हों। यानी कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह को कहती है कि हाँ ये सब हुआ है और कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यौन अपराधियों के साथ खड़ी रहती है, तो ये संदेश महिलाओं के बीच निश्चित तौर पे जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने यौन अपराधियों की सुरक्षा में खड़ी रहती है और हिंदुत्व को ढाल बना करके चीज़ों को मोड़ने की कोशिश करती है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जैसे कि जिस तरीके से कल साक्षी मलिक ने रोते हुए अपने जूते उतार के रखा कि आई क्विट जो कहा साक्षी मलिक ने, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी राजनीति के ऊपर एक चोट है। जी मतलब अगर कहा जाए कि राजनीति के अखाड़े में साक्षी मलिक ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पटखनी दे दी है, तो कोई इसमें कहा जाए कि वो बड़बोलापन नहीं है इस बात को कहने में। ये कुल मिलाकर के लोगों को लगता होगा, प्रधानमंत्री सोचते होंगे कि उन्होंने ब्रजभूषण सिंह को बचा लिया, भारतीय जनता पार्टी सोचती होगी कि उसने ब्रजभूषण सिंह को बचा लिया, अपने वो एक सांसद के साथ खड़ी रही।
लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीज़ें सब सामने आई हैं उससे ये विश्वास जो है महिलाओं के अंदर बढ़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की शासन में रहते हुए महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो सकता है, ये बात जा रही है। तो इसीलिए महिलाओं के अंदर ये बात जाएगी और प्रियंका गांधी लगातार जिस तरीके से महिलाओं के सवालों को लेकर के उठाती रही हैं और केवल सवाल उठाती नहीं है, सड़क पर दिखाई दी है प्रियंका गांधी। मतलब जिस तरीके से वो सदफ जफ़र के घर गई लखनऊ में, जिस तरीके से जाकर के पहुंची, एक वो बच्ची थी अनाबिया वहाँ आजमगढ़ ज़िले में, उसके घर पहुंची, तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं बिजनौर पहुंची, तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं प्रियंका गांधी जिस करती हैं। और कोरोना के काल में हाथरस जिस तरीके से दोनों भाई बहन गए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो दोनों जिस तरीके से गए, तो ये चीज़ें तो लोगों के नज़र में हैं कि महिलाओं के सवालों को लेकर के प्रियंका गांधी का रुख एकदम स्पष्ट है और वो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है बल्कि वो ज़मीन पर उतर के भी इस मामले पे संघर्ष करती हुई दिखाई देती हैं और सरकार के खिलाफ एक निडर आवाज़ जो है, एक तरीके से कहा जाए महिलाओं के मसले को खास तौर से लेकर के, वो प्रियंका गांधी है। तो अगर ये प्रियंका गांधी का समय से पहले भी अगर घोषणा हो जाती है प्रियंका वहाँ से लड़ेंगी, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कोई दूसरी सीट भी तलाशने की कोशिश करें और ये भी हो कि प्रधानमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ें। अब ये चर्चाएं चूंकि शुरू हो गई हैं और मीडिया में ये बातें आना शुरू हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के लिए कोई दूसरी सीट भी जो है तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी होगी कि अगर इन बातों में जरा भी थोड़ी सच्चाई होगी प्रियंका गांधी को वहाँ से लड़ाया जा सकता है। तो अगर देखिए, अगर ये चीज़ें आती हैं, सूचना आती है कि प्रधानमंत्री 2 जगह से लड़ने जा रहे हैं या बनारस छोड़ रहे हैं, किसी और जगह से जा रहे हैं, या बनारस के साथ साथ कहीं और से भी लड़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये दांव जो है ममता बनर्जी ने जो फेंका है या संजय राउत ने पहले इसको फेंका था, इसका मतलब कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काम कर गया है और पहली जो परसेप्शन की लड़ाई है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कहा जाए तो वो कांग्रेस से हारती हुई दिखाई देगी इसको लेकर के। अभी भी हम कहेंगे कि ये सारी चीज़ें अभी चूंकि स्पेकुलेशंस हैं, तो इसलिए अभी इन पे उसी तरीके से चर्चा हो रही है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, लेकिन जब चीज़ें सामने आएंगी तब क्या होता है, तब फिर उसकी भी समीक्षा हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे कि अब परिस्थितियाँ क्या बन रही हैं, किस तरीके से महिलाओं के मुद्दे वहाँ बन रहे हैं, किस तरीके से क्या मुद्दे वहाँ बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी अगर मजबूती के साथ, ये प्रियंका गांधी का पहला चुनाव होगा एक, तो अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो पहले ही चुनाव में अगर वो जिस तरीके से अगर देती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती, तो इसका मतलब कि जो एक बड़ा लक्ष्य जो है वो तय करके प्रियंका गांधी फिर उतर रही हैं। तो मुझे लगता है कि सारे देश की निगाहें फिर जो है वो प्रियंका गांधी की तरफ होंगी और प्रधानमंत्री का तेज जो है वो प्रियंका गांधी के सामने कमज़ोर होता हुआ निश्चित तौर पे दिखाई देगा। और ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सीट का मसला नहीं होगा कि प्रधानमंत्री की पूरी छवि जो है उस पर जो है वो एक गहरा कहा जाए कि एक निशान जो है वो देश भर में पड़ेगा। तो इसलिए ये दांव जो है अगर इस पर इंडिया गठबंधन तैयार होता है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की छवि को जो है काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाने वाला भी होगा। तो इसलिए हो सकता है कि इस पर चर्चाएं अंदर चल रही हो, फिर अब सीट शेयरिंग की बातें हो रही हैं, किसको कितनी किस तरह की सीट मिलती हैं, कहाँ कौन लड़ता है, तो इस पर भी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की रणनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं उन सबको कहीं ना कहीं जो है वो इस तरीके से घेरा जाए, बड़े चेहरों को सामने ला करके। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े तमाम चेहरों को मध्य प्रदेश और राजस्थान में उतार के सीटें हासिल करने का काम किया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उसी दांव से इंडिया गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी को मात देना चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके तमाम बड़े चेहरे जो हैं उनको ही क्षेत्रों में घेरना चाहता है। चलिए जी बिल्कुल अमलेंदु जी, और जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस है वो भी यही चाहती है। लगातार अजय रॉय का भी बयान आ चुका है, नेता कार्यकर्ता जो हैं वो भी ये कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो बड़ा राज्य है और सबकी निगाहें इसी राज्य पर टिकी हुई हैं। तो कांग्रेस का जो हाईकमान है अगर यहाँ से चुनाव लड़ता है, अगर सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अगर प्रियंका गांधी यहाँ पर मैदान में उतरती हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मोराल है वो बूस्ट होगा। और लगातार जो उनके नेता कार्यकर्ता जिस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लगातार जनता को कनेक्ट कर रहे हैं, तो और भी उन्हें उत्साह जो उनका है वो बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपके जो नेता हैं, आपके जो लीडर है, अगर वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपको समर्थन देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी एक कदम बढ़कर ही लड़ाई लड़ने की सोचते हैं। अमरेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर? नहीं, निश्चित तौर से इससे कांग्रेस का जो संगठन है उत्तर प्रदेश में वो एकदम जो है वो खड़ा हो जाएगा, इसका काफ़ी कुछ असर मिलेगा। अगर प्रियंका गांधी को विधानसभा चुनाव लड़ा दिया होता कांग्रेस ने अभी 2022 के चुनाव में, तो भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति वहाँ कुछ और होती।
प्रियंका गांधी का नारा तो दिया लोगों ने, प्रियंका गांधी को फेस तो बनाया लोगों ने, लेकिन चुनाव नहीं लड़ाया। तो ये संदेश गया कि प्रियंका गांधी अभी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी लड़ने का फैसला कर लेती हैं और इंडिया गठबंधन उनको वहाँ से उतार देता है, तो फिर ये एक संदेश निश्चित तौर पर चला जाएगा कि प्रियंका गांधी अब रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और राजनीति में महत्वपूर्ण यही होता है कि कौन व्यक्ति जो है कितना रिस्क लेने के लिए अब तैयार हो चुका है। जी। सबसे बड़ी बात यह तो अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो ये संदेश जाएगा कि प्रियंका गांधी अब बड़ा चैलेंज देने के लिए तैयार हैं और बड़ा चैलेंज लेने के लिए भी तैयार हैं। दोनों ही चीज़ें मतलब प्रियंका, तो ये प्रियंका गांधी की जो एक तरीके से कहा जाए जो व्यक्तित्व है उसमें भी काफ़ी निखार लाएगा और प्रधानमंत्री के लिए संकट जो है वो खड़े होंगे। तो कुल मिलाकर के ये रणनीति, इस पर अगर इंडिया गठबंधन काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाली होगी, इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी कुछ मजबूती प्रदान करने वाली होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस का चुनाव जो है वो जो अभी तक की रही है, चुनाव आयोग की गतिविधियां रही हैं, उसके मुताबिक जो है वो सबसे आखिर में होता है जी, अंतिम चरण में। तो ये चुनाव अगर अंतिम चरण में होगा तो पूरे चुनाव भर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को ध्वस्त करती हुई नजर आएंगी। सारे देश की निगाहें जो है प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर होंगी और सारे देश के अंदर जो है एक नए तरीके का माहौल बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति अच्छी है, कारगर हो सकती है अगर प्रियंका गांधी इसको स्वीकार करती है, इंडिया गठबंधन स्वीकार करता है और कांग्रेस इसको स्वीकार करती है, तो प्रधानमंत्री को एक सख्त चुनौती वहाँ से दी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति अच्छी है। बाकी अब ये तय करना जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व का काम है और प्रियंका गांधी का काम है कि वो कहाँ से लड़ना चाहती हैं और कहाँ से उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन उनको टिकट देता है। जी हाँ, चलिए। जी अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ही क्षेत्र में अगर कांग्रेस चुनौती देती है तो पूरे देश का चुनाव जो है वो बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि किस तरीके से वाराणसी में अगर प्रियंका गांधी वहां जाती हों और चुनाव लड़ती हैं तो स्थिति और परिस्थिति दोनों बदली हुई नजर आएगी और शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन के बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। ममता बनर्जी ने शायद इसीलिए ये प्रस्ताव जो है वो रखा है। हालांकि ये जो है मीडिया के जरिए ये खबरें मिल रही हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबरें जो है वो चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है उनमें भी उत्साह है और लगातार इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर और मीडिया में हो रही है कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो क्या कुछ हो सकता है। सारे समीकरण जो बन रहे थे, चाहे वो जातीय समीकरण हो या बाकी जो समीकरण है, वो हमने आपको दिखाए और इसके साथ ही ये भी बताया कि क्या कुछ हो सकता है अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं। हालांकि अभी भी फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी को और प्रियंका गांधी को लेना है। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी जाने के लिए और फिर कल मुलाकात होगी इसी शो में और तब तक के लिए विदा। देखते रहिए डीवी लाइव।